दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 259 नंबर का लेक्चर है। यानी अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इसका 29वें नंबर का लेक्चर है। दोस्तों 230 नंबर तक जो क्लास चली है वो पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास चली। 150 लेक्चर में इतिहास विषय पढ़ाया गया, फिर 151 नंबर से लेकर 230 तक में कुल 80 लेक्चर में संविधान विषय पढ़ाया गया। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग कवर करें 231 नंबर से वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो आज इसी का 29वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप लेते हैं दोस्तों तो पूरे 7770 सवाल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगले दिन दोस्तों 7800 सवाल होने वाले हैं, बस एक लेक्चर और बचा है, ठीक है। याद रखें आज हमें पढ़ना है वायु के बारे में, वायु यानी पवनों के बारे में पढ़ने हैं। तो वायु मत कहिए दोस्तों, यहाँ होना चाहिए वायु राशि और पवने, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वायु राशि और पवने, इससे संबंधित सवाल देखा जाएगा। पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा था, वायु दाब के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर किस तरह से अलग अलग वायुदाब लगती है, कहां पर हाई प्रेशर होता है, कहां पर लो प्रेशर होता है, क्यों होता है, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए इंडिविजुअल कोर्स लॉन्च किए गए। मैं कह रहा हूं ना कि आप एक एक विषय को पढ़िए और उसको इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि वो पूरा का पूरा विषय कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप आइए, जुड़िए हमारे साथ, पढ़ सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है और बहुत कम प्राइस पे दोस्तों ये बैच लॉन्च किए गए हैं ताकि हर बच्चे तक इस बैच की पहुंच सुनिश्चित हो पाए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल लिख रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब के क्षैतिज विषमताओं, ठीक है, क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु राशि को क्या कहते हैं। दोस्तों एक चीज तो आप जानते हैं कि जो हवाएं होती दोस्तों, वो हवाएं कहाँ जाती हैं। हवाओं का बहने का क्रम जो होता है दोस्तों दो तरीके से होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। एक तो दोस्तों लंबवत हवाएं बहती हैं, क्या बहती है दोस्तों, लंबवत हवाएं बहती हैं। तो लंबवत बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, वायु राशि कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो हवाएं क्षैतिज रूप से बहती हैं, ठीक है, लंबवत मतलब ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हवाएं बहती हैं। जो क्षैतिज रूप से दोस्तों हवाएं बहती हैं, क्षैतिज मतलब ऐसे हो गया, तो क्षैतिज रूप से दोस्तों जो हवाएं बहती हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें वायु या फिर पवन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, वायु या पवन कहा जाता है। अभी हमसे क्या पूछ रहा दोस्तों, किसके बारे में, क्षैतिज के बारे में पूछ रहा है। तो क्षैतिज वाले को क्या कहते हैं, या तो पवन कहते हैं या तो वायु कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगर यही लंबवत लिख देता तब आपका जवाब क्या हो जाता, तब आप कहते हैं वायु राशि कहते हैं उसे, ठीक है। लंबवत जो होता है उसे वायु राशि कहा जाता है। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं। जो हवा क्षैतिज रूप से गतिशील, क्षैतिज का अर्थ क्या होता है पहले ये समझिए। क्षैतिज का मतलब होता है दोस्तों लेटी हुई, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, लेटी हुई, ठीक है, लेटी हुई। तो दोस्तों ये जो हवा होती है दोस्तों, ये लेटी हुई हवा होती है, ये ऐसे बहती, ठीक है, जमीन पर इस तरह से बहती है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को तो हम पवन कहते हैं या फिर वायु कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका सिर्फ अलग अलग हो सकता है, घबराने वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को क्या कहते हैं। यहां शब्द क्या दे दिया दोस्तों, ऊर्ध्वाधर। आज ऊर्ध्वाधर दिया है, कल आपसे पूछ सकता है लंबवत। क्या पूछ सकता है दोस्तों, लंबवत दिशा में, ठीक है। तो लंबवत का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हवाएं क्या होती है, लंबवत ऐसे चलेंगी, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को नाम देते हैं वायु राशि का। क्या कहते हैं इसे हम वायु राशि कहते हैं। ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, धीरे धीरे इसी तरह से आपको ढेर सारे सवाल बताते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि पवनों के दिशा बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो पवन होती दोस्तों, ये जो हवाएं होती हैं, ये हवाएं अपनी दिशा बदलती, क्यों बदलती दोस्तों, किसके वजह से बदलती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, एयर प्रेशर की वजह से बदलती। किसकी वजह से दोस्तों, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर मतलब वायु दाब की वजह से बदलती है, ठीक है। वायु दाब होता क्या दोस्तों, हवाएं गर्म होकर क्या चली जाती हैं। हवाएं जब गर्म होती दोस्तों तो गर्म होकर हवा ऊपर भाग जाती है, तो ठंडी हवा क्या हो जाती दोस्तों, इस स्थान को रिप्लेस कर लेती, ठीक है। यही काम चलता है, तभी दोस्तों हवाएं बहती हैं। कल मैंने बताया था इसके बारे में, और कल मैं एक शब्द आपको बताया था, दाब प्रवणता। क्या बताया था दोस्तों, दाब प्रवणता, ठीक है। दाब प्रवणता के कारण दोस्तों हवाएं क्या होती हैं, वायु गतिशील होती है। क्या होती है दोस्तों, वायु गतिशील होती है। फिलहाल जो आज का सवाल है क्या पूछ रहा दोस्तों, कर रहा पवनों के दिशा बदलने की प्रक्रिया क्या दोस्तों, ये तो दोस्तों पवनों के गति का कारण है। अगर दोस्तों दिशा बदलने का कारण आपसे पूछा जाए कि पवनों का जो दिशा बदलने का कारण है, दिशा बदलने का
कारण, तो बताइएगा दोस्तों इसके दिशा बदलने का कारण क्या दोस्तों, वायु विक्षेपण है। क्या दोस्तों, वायु विक्षेपण। क्या दोस्तों, वायु विक्षेपण। ठीक है, वायु, देखिए वायु का चलना अलग विषय है, वायु का दिशा बदलना अलग विषय। जैसे मैं कहूं मैं इस समय चल रहा हूं, ये चल रहा हूं ना, ये मेरा चलना हो गया, और मैं आपसे कहूं मेरा दिशा बदलना, तो ऐसे चलते 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 मैं घूम गया ना, ये हो गया दिशा बदलना, अंतर हुआ ना। तो यहां समझिए वायु गतिशील है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों, दाब प्रवणता। वायु जो अपनी दिशा बदलती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वायु विक्षेपण। अगर आप इस बात को ध्यान नहीं रखेंगे तो कभी भी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। परीक्षा में भले ही आपके सामने 4 ऑप्शन दिया होगा, उत्तर लिखा होगा, लेकिन वो उत्तर आपकी आंख से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है। यहां एक शब्द लिखिए दोस्तों, वायु। लिख रहा दोस्तों जो वायु है ये मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, मूल दिशा से विक्षेपित। विक्षेपित मतलब जानते हैं ना, विक्षेपित का मतलब होता है इसकी दिशा में परिवर्तन आ जाना। जैसे मैं अभी सीधा चल रहा था ना, सीधा चलते चलते क्या हुआ दोस्तों, ये परिवर्तन आ गया। ठीक है, अब इस दिशा में चलने लगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी को कहते हैं विक्षेपित होना। ठीक है, और ये किस कारण होता है दोस्तों, ये किस कारण होता है, तो याद रखिए दोस्तों ये होता है कोरियोलिस बल के कारण। किसके वजह से होता है दोस्तों, ये होता है कोरियोलिस बल के कारण होता है। जो पृथ्वी घूर्णन करती है ना, उस घूर्णन की वजह से दोस्तों क्या हो जाती है, हवाओं की दिशा विक्षेपित हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे मैं ऐसे चल रहा हूं तो ऐसे क्यों मुड़ गया, कोई रीजन होगा ना, कोई रीजन होगा ना, तो वही याद रखेगा। यहां पे रीजन क्या है, कोरियोलिस बल दोस्तों इसका मुख्य रीजन है, इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पवन का विक्षेपित होना पवन की गति और उसकी अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, कह रहा एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि पवन क्यों विक्षेपित होती, अपना दिशा क्यों मोड़ लेती। तो हमने तो पढ़ा दोस्तों, हमने तो इसका मुख्य कारण क्या माना, हमने तो मुख्य कारण क्या माना, हमने कहा इसका मुख्य कारण है कोरियोलिस बल। क्या है दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल लगने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है, देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है उसके परिक्रमा करने कहा जाता है। घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी अपने धुरी पर जो ऐसे घूम रही है ना, इसे कहा जाता है दोस्तों घूर्णन। इसे क्या कहते हैं, घूर्णन। तो यही होता है, इसी की वजह से दिशा बदलती है। लेकिन यहां पर आपको उस विद्वान का नाम बताना है जिसने पवन के विक्षेपण होने के लिए पवन की गति और उसके अक्षांशीय स्थितियों पर निर्भर होने की बात की। और वो बात किसने किया था दोस्तों, फेरल ने किया था। किसने किया था, एक वैज्ञानिक थे फेरल। फेरल का नियम दोस्तों आपने सुना होगा, ऐसे ना, ये दोस्तों फेरल का नियम है। ठीक है, ये चल रही है और ये चेंजेस है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आइए आपको एग्जांपल से समझाते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लिख रहा है किस नियम से कोरियोलिस बल के कारण पवनों के विक्षेपण की व्याख्या होती। ठीक है, तो जो विद्वान थे भाई साहब, उनका नाम था फेरल। ठीक है, विद्वान थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था फेरल। तो फेरल ने दोस्तों क्या दे दिया, एक नियम दिया। क्या दिया दोस्तों, एक नियम दिया। इसी नियम को हम कहते हैं फेरल का नियम। क्या कहते हैं, फेरल का नियम। और इस नियम में फेरल ने क्या बताया, पवनों के विक्षेपण होने के बारे में बताया। और एक लाइन में बताऊं तो दोस्तों क्या है, हमेशा उल्टा याद रखें। ठीक है, देखिए पृथ्वी में दोस्तों 2 ही गोलार्ध है, 0 डिग्री है, लाइन बीच से गुजरी हुई है। इसके ऊपर साइड देखेंगे तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे साइड देखेंगे ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, यही ना। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे 2 शब्द आपको लिखकर दिखाते हैं, सुनिए ध्यान से। ये एक हो गया दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा शब्द क्या हो गया दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो द माने दक्षिणी होता है और द माने दायां होता है, लेकिन ये लिखिएगा मत। ठीक है, द माने दक्षिणी, द माने दाएं मत लिखिएगा, यहां हो जाता है बाईं ओर। ठीक है, यहां हो जाता है बाईं ओर। ठीक है, होना चाहिए दाईं ओर, द होता तो कितना अच्छा होता, द से दक्षिण, द से दाईं ओर, लेकिन उल्टा होता है। ठीक है, और यहां होता दोस्तों क्या होता है, यहां दाईं ओर हो जाता है। ठीक है, यहां क्या हो जाता है, दाईं ओर। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अब देखिए इसका मतलब क्या, ये समझिएगा। इसका मतलब है फेरल के नियम में ये बताया गया कि जो हवाएं होती हैं ये उत्तरी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ जाती हैं, दाहिने दिशा की तरफ मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में यही हवा बाएं दिशा में मुड़ जाती है। बात समझ में आई। एक लाइन में मेरी बात अगर आप याद रख लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इतने हैं। और ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। मामला वही है, हर वैज्ञानिक वही बतिया बताएगा, बस अपना अपना तरीके से 2-4 लाइन इसमें जोड़ देगा। ठीक है, तो फेरल महोदय ने जोड़ दिया।
जबकि कोरियोलिस बल भी दोस्तों यही बताता है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। और आपको मैंने भी दोस्तों बताया था कि ये पृथ्वी है, तो दोस्तों यहाँ पे जो अगर कोई चीज है तो क्या होगा दोस्तों, इधर भागेगा, और यहाँ पे चीज है तो इधर भागेगा। यही दोस्तों दायां बायां हो जाता है। जब यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो अलग दिशा मिलेगा, यहाँ खड़े होकर नीचे देखेंगे तो अलग दिशा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा हेडले, एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, उनका नाम है हेडले। कह रहा हेडले के नियम के अनुसार सर्वाधिक घूर्णन गति दोस्तों कहां पर होती है? सर्वाधिक घूर्णन कहां होती है दोस्तों? तो सर्वाधिक घूर्णन होता है भूमध्य रेखा पर। कहां होता है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा घूर्णन होता है। ठीक है, इसी तरह से पूछ दे दोस्तों, न्यूनतम घूर्णन कहां होता है? न्यूनतम घूर्णन कहां होता है दोस्तों? तो न्यूनतम घूर्णन होता है दोस्तों ध्रुव पर। कहां पर होता है दोस्तों? ध्रुवों पर न्यूनतम घूर्णन होता है और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक घूर्णन होता है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति में भिन्नता के कारण, कर पृथ्वी के घूर्णन गति में क्या हो जाए दोस्तों? भिन्नता के कारण एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर गतिमान वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है? ठीक है, घूर्णन गति में भिन्नता वाली बात क्यों की जा रही है? अच्छा बताइए, भिन्नता होगा कि नहीं? दोस्तों कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर तेज घूमती है और ध्रुवों पर कम घूमती है। मतलब जैसे भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे वैसे वैसे दोस्तों एक घूर्णन न्यूनतम महसूस होता जाएगा और अंतिम में एकदम कम हो जाएगा। यही तो मतलब है। तो भिन्नता हुई कि नहीं हुई, और ऐसा किस कारण हो रहा है? तो 10 बार तो पढ़ चुके कि ऐसा कोरियोलिस बल के कारण हो चुका है। ठीक है, ऐसा कोरियोलिस बल के कारण हो रहा है। ये पीछे से यही बात तो पढ़ते आ रहे हो सर। एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से देखिए कैसे पूछा जा रहा है, ये आप देखिए सर। इसीलिए आपको इसी तरह के सवाल बना के दे रहे हैं कि आप घबराइए मत, सवालों के साथ डटकर जो है लड़िए और सीखिए। कह रहा उत्तरी गोलार्ध में जो वायु की गति की दिशा है, ठीक है, कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। कह रहा ये किस ओर हो जाती है और किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण। तो अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध हमेशा याद रखेगा, उत्तरी गोलार्ध ऊ से उत्तर होता है और द से दक्षिण होता है, लेकिन द से दायां नहीं होता है। ठीक है, होता तत्सम तद्भव में तो वही होता है, लेकिन यहां हो जाता तो मजा आ जाता, उल्टा याद रखेंगे। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं ये दाईं ओर मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है दोस्तों? यह दाईं ओर मुड़ जाती हैं, इसे याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें वायु जो है किस ओर मुड़ जाती है? ठीक है, कहां पर दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में वायु किस ओर मुड़ जाती दोस्तों? तो दक्षिणी गोलार्ध में वायु जो होती है यह बाईं ओर मुड़ जाती है। मैं बार बार समझा रहा हूं, उल्टा याद रखेगा, द से दायां मत याद रखेगा। दाएं वाले में दक्षिणी गोलार्ध में बाएं याद रखिएगा और उत्तरी गोलार्ध में दाएं याद रखेगा, तभी आप जो है सही कर पाएंगे, अन्यथा उत्तर हमेशा आप गलत करेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि कोरियोलिस बल के कारण चक्रवात जो होते दोस्तों ये किस गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं? ठीक है, अच्छा घड़ी दोस्तों कैसे चलती, पहले घड़ी देख लीजिए। घड़ी में होता 12, ये होता 6, ये होता 3, ये होता 9, यही होता है ना। अब दोस्तों जो सुई होती है वो कैसे चलती है? तो घड़ी की दिशा दोस्तों ऐसे है, लेकिन दोस्तों यहां क्या कर रहा है? यहां कर रहा है उल्टा ना, उल्टा कर रहा है। तो आप एक काम करो, उल्टा बना लो। ठीक है, उल्टा बना लो। कैसे दोस्तों? कर रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, ऐसे, थोड़ा अच्छा बना दें, ऐसे। ठीक है, ये कह रहा है दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा में। मतलब जो चक्रवात होता है दोस्तों वो कैसे चलता है? वो ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है चक्रवात। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, कहां पर? ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा उत्तरी गोलार्ध में याद रखिएगा। कहां याद रखें दोस्तों? जो उत्तरी गोलार्ध है, जो उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवा चलती है, ठीक है, हवा कर रहे हैं, जो चक्रवात चलती है दोस्तों इसकी दिशा क्या होती है? घड़ी के विपरीत दिशा में होता है, उल्टा। जैसे घड़ी चलती है ना, उसके जैसे घड़ी ऐसे चलती है ना तो उल्टे दिशा में ऐसे चक्रवात आता है। ठीक है, चक्रवात उल्टे में आता है। इसी के ठीक अपोजिट दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछे कि चक्रवात किस गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में चलती है, तो घड़ी की सुई दोस्तों यानी 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। यहां पे दोस्तों जो चक्रवात होता है ये घड़ी की सुई की दिशा में चलता है ना, ऐसे चलता है। ठीक है, और ये कहां पर होता है दोस्तों? तो ये होता है दक्षिणी गोलार्ध में। कहां होता है? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है, चक्रवात वाली बात है, इसको याद रखेगा। इसके पहले आपको पवन वाली बात बताई गई थी। ठीक है,
अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा बल उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब, यानी सीधे सीधे हाई प्रेशर की बात कर रहा है, हाई प्रेशर व उपध्रुवीय निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर, ठीक है, पेटियों के निर्माण में सहायक होता है। कह रहा हूं कौन सा बल है जो इनके निर्माण में सहायक होता है, तो ये घूर्णन बल जो है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो कोरियोलिस बल लगा है, कोरियालिस बल लगा है, ठीक है, ये इसी की वजह से दोस्तों यहां पर हाई प्रेशर लो प्रेशर का निर्माण होता है। ठीक है, इसी की वजह से अगर कोरियोलिस पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तब दोस्तों ये बल काम नहीं करता, तब जो है सिचुएशन कुछ अलग रहती। ठीक है, कर ऊपरी स्तर की वायु को प्रभावित कर कोरियोलिस बल किस विशेष वायु के प्रवाह निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले पढ़िए क्या लिखा दोस्तों, ऊपरी स्तर की वायु, और ऊपर कौन सी वायु चलती है, तो आप कहेंगे सर ऊपर चलती है जेट स्ट्रीम। बस आपको अपना उत्तर तो मिल गया, क्या चलती दोस्तों, जेट स्ट्रीम ना। या आप कह सकते हैं जो लंबवत संचरण हो रहा था वायु का, जिसे वायु राशि कहते हैं, वो कहां जाता है, सीधा जेट स्ट्रीम तक जाता है। तो यहां भी आपका जवाब क्या हो जाएगा, जेट स्ट्रीम। मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, आप पीछे के वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पीछे मैंने आपको एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझाया। जब आपको एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा समझ में, तो कभी भी आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत डिटेल में, बहुत इत्मीनान से मैंने समझाया है एक एक चीजों के बारे में, आप जाके पढ़िए जरूर। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो चीजें आपको दी जा रही है ना, आज तक दोस्तों अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना है जिसने आपको इतनी चीजें दी हो। देखिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है ये चीजें पढ़ाने के लिए, आप विश्वास कीजिए बहुत शिद्दत के साथ यहाँ पर क्लास दी गई। पूरा 45 लेक्चर में दोस्तों केवल और केवल आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया गया है, इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह से 46 से लेकर 91 नंबर तक दोस्तों आपको मिडावल हिस्ट्री पढ़ाया गया है। 92 से लेकर दोस्तों 150 तक जो है ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया गया है। 151 से लेकर दोस्तों 230 तक ये आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाया गया है, और 231 से दोस्तों आगे जो क्लास चल रही है, देखिए कहां जाके एंड होती है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई गई। ठीक है, ये क्लास अगर आपको देखना है ना, तो आप दोस्तों मॉर्निंग में 9:06 पे क्लास चलती। ठीक है, मॉर्निंग में 9:06 पे दोस्तों ये क्लास स्टार्ट होती है। आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। धीरे धीरे करके दोस्तों हम लोग 7,500 सवाल पढ़ चुके हैं, कल को 17,500 भी हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों 10 PM रात को, ठीक है, 10 PM में दोस्तों नाइट में भी दोस्तों एक शो चल रहा है। ठीक है, जिसमें दोस्तों कुछ यूनिक मुद्दों पर बातचीत हो रही है। यहां पर एक यूनिक क्लास चल रहा है दोस्तों, जिसका आपके विषय से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे, हमेशा नई नई चीजों के बारे में जानेंगे। ये ऐसी क्लास एक बार आके देखिए, दोबारा छोड़ के जाएंगे नहीं, ये मैं वादा कर रहा हूं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है कोरियोलिस बल कहां पर लगभग शून्य होता है। ठीक है, कौन सा बल दोस्तों, कोरियोलिस बल। चलिए बताइए मुझे, कोरियोलिस बल उत्पन्न होने का कारण क्या है, उत्पन्न होने का कारण। कभी आपसे पूछ दे कि बल क्यों उत्पन्न होता है, तो क्या जवाब देंगे, याद रखेंगे घूर्णन के कारण। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो कभी भी बल ये उत्पन्न नहीं होता। अब देखिए कोरियोलिस बल कहां शून्य होता है दोस्तों, तो याद रखेगा भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, रेखा पर यह बल दोस्तों क्या हो जाता है, लगभग शून्य होता है। भूमध्य रेखा पर असर नहीं पता चलता, ऊपर की तरफ असर पता चलता है। ठीक है, इस तथ्य को याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण 750 मीटर प्रति, अब देखिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। कह रहा है कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण 750 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यदि कोई तोप का गोला दागा जाए तो प्रत्येक 33 किलोमीटर पर दोस्तों वह गोला कितने मीटर विक्षेपित हो जाएगा। विक्षेपित मतलब वो अपना दिशा परिवर्तित कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपने सामान लिया, कोई टुकड़ा लिया पत्थर का, और ऐसे आपने उछाला कस के, तो पहले तो टुकड़ा ऊपर जाता है, लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों जब वो धीरे धीरे उसका गति समाप्त हो जाता है तो टुकड़ा ऐसे नीचे भी आता है। ठीक है, उसी तरह से जब आप कोई गोला फायर करेंगे, उस गोले को आप 750 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फायर करेंगे, तो 33 किलोमीटर पर दोस्तों वह गोला लगभग 60 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्षेपित हो जाएगा। विक्षेपित होना मतलब समझ रहे हैं, विक्षेपित मतलब होता है दिशा परिवर्तन कर लेगा। ठीक है, कितना मीटर दोस्तों, 60 मीटर उसकी दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यही रीजन है कि उड़ती हुई चिड़िया को मारना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि उड़ती हुई चिड़िया पे आप सोचते हैं कि सीधा निशाना मारेंगे तो जाके लगे कि नहीं, वो दोस्तों जो गोली है या जो तीर है वो विक्षेपित भी हो जाता है। ठीक है, और ऐसा किस वजह से होता है, कोरियोलिस बल के कारण।
आप स्थिर चीजों पे दोस्तों निशाना लगा सकते हैं, लेकिन किसी गतिशील वस्तु पे दोस्तों निशाना लगाना इसीलिए कठिन माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण 120 मीटर, यहां 750 मीटर था, यहां 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर प्रति सेकंड की गति से निकली हुई बंदूक की गोली 1 सेकंड में, यहां किलोमीटर पे दे रहा था, यहां 1 सेकंड में दे रहा था, 1 सेकंड में कितना विक्षेपित हो जाता है, तो कहा जाता है दोस्तों लगभग 2.5 मीटर, कितना, 2.5 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह विक्षेपित हो जाता है। यह आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों एक एक चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कौन से बल का प्रभाव न सिर्फ पवन को विक्षेपित करता है, ठीक है, मतलब ये क्या करता है, पवन को भी विक्षेपित करता है, बल्कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से किसी भी गतिशील वस्तु या कण को भी दोस्तों विक्षेपित कर देता है। ठीक है, यानी दोस्तों दो दो चीजें करता है, एक तो हवा भी, अब बताइए अभी वो बंदूक से चाहे गोली निकले वो भी विक्षेपित होगा, तोप से गोला निकलेगा वो भी विक्षेपित होगा, आपने किसी वस्तु को फेंक दिया वो भी विक्षेपित होगा, आप कुछ भी कर लीजिए विक्षेपित होगा ना। तो जिस तरह से सारी चीजें विक्षेपित हो रही हैं उसी तरह से दोस्तों पवन भी विक्षेपित हो जाती है, और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो क्या है दोस्तों, कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण ही दोस्तों ऐसा हो रहा है। चाहे दोस्तों आप यहां पे धनुष बाण की बात कर लीजिए, बाण यानी तीर की बात कर लीजिए, चाहे गोली की बात कर लीजिए, चाहे गोला की बात कर लीजिए, कुछ भी बात करेंगे दोस्तों सबका जवाब एक ही रहेगा, विक्षेपण तो होगा। ठीक है, होगा, वो किस वजह से, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो विक्षेपित होने से कोई रोक नहीं सकता। करेक्ट, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण किस स्थान से न्यूयॉर्क शहर की ओर 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से छोड़ी गई मिसाइल शिकागो शहर पे आके गिर जाए। निशाना लगा कहां पर दोस्तों, निशाना लगा कहां पर, यहां पर न्यूयॉर्क पे लगाया गया। ठीक है, कहां से लगाया गया दोस्तों, तो ये निशाना लगाया गया होगा उत्तरी ध्रुव की तरफ से, और उत्तर से लगाएंगे ना, उत्तरी ध्रुव की तरफ से अगर निशाना लगाएंगे आप न्यूयॉर्क की तरफ, और 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होगी, तो घूम करके मिसाइल न्यूयॉर्क वहां न गिर करके दोस्तों कहां आके गिर जाएगी दोस्तों, ये शिकागो शहर में गिर जाएगी। जो न्यूयॉर्क और शिकागो दोस्तों कहां पर है, ये आपकी यूएसए यानी अमेरिका में स्थित शहर हैं, दोनों आसपास में हैं, लेकिन यही समझाया जा रहा है कि निशाना किसी और को लगाओगे और गिर कहीं और जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा दोस्तों उत्तरी ध्रुव या पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो किस ओर विक्षेपित हो जाती है दोस्तों, दाहिने ओर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं ये किधर चली जाती दोस्तों, ये अपने दाईं ओर दोस्तों विक्षेपित हो जाती हैं। इसी कारण न्यूयॉर्क में मिसाइल न गिरकर कहां गिर जाएगी, ये शिकागो पर जाके गिर जाएगी। ये तथ्य आप याद रखेंगे, और ऐसा कोरियोलिस बल के कारण हो रहा है। कोरियोलिस बल किस स्थान पर सर्वाधिक होता है दोस्तों, तो अभी पीछे न्यूनतम बताया गया था, सर्वाधिक की बात करें तो याद रखेगा दोस्तों ध्रुवों पर दोस्तों कोरियोलिस बल क्या लगता है, सर्वाधिक होता है, जबकि कहां पर न्यूनतम होता है, तो यह विषुवत रेखा पर दोस्तों न्यूनतम होता है। कर पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार, ठीक है, परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की कौन सी गति भिन्न भिन्न होती है। अब एक चीज समझिए, ठीक है, ये है पूरी पृथ्वी, और ये दोस्तों इसका क्या है, पृथ्वी का आर है। आर माने क्या हो जाता है दोस्तों, आर का मतलब हो जाता है त्रिज्या, ठीक है, और ये दूसरा आर है, ठीक है, ये भी आर है, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप यहां से यहां तक मैच कर, यहां से यहां तक देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2r, और 2r को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायमीटर। डायमीटर मतलब हो जाता है व्यास, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला जो लाइनिंग आप देख रहे हैं ना, ये वाला लाइनिंग क्या है, यही कहलाता है दोस्तों पृथ्वी की परिधि। क्या कहलाता है दोस्तों, इसी को कहते हैं परिधि कहते हैं, ठीक है, परिधि कहते हैं। अब यहां क्या पूछ रहा है, कह रहा है पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की कौन सी गति भिन्न भिन्न होती है। तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति दोस्तों वो अलग होती, ठीक है, घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन गति अलग होती, तभी तो दोस्तों कोरियोलिस बल का प्रभाव अलग अलग होता है। ये कोरियोलिस बल जो दोस्तों, इसका प्रभाव ध्रुवों पर सर्वाधिक और जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम देखने को मिलता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। कह सबसे पहले 1835 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोरियोलिस बल के बारे में दोस्तों बताया। उनका नाम क्या था, उनका नाम था गुस्ताव कोरियोलिस। क्या नाम था दोस्तों, उनका नाम ही था ये, ठीक है,
गुस्ताव कोरियालिस, ठीक है, कोरियालिस। आगे चल के जब उन्होंने कोरियोलिस के बारे में बता दिया तो दोस्तों उन्हीं के नाम पर इसे कोरियोलिस फोर्स कहा गया, वरना फिर ये इसका नाम नहीं रहता, ठीक है, ये तथ्य याद रखेंगे। चलिए और आगे आ जाइए। करा वायुमंडल का वह विशाल व विस्तृत भाग, पूरे वायुमंडल का वह विशाल व विस्तृत भाग क्या कहलाता है जिसमें तापमान तथा आर्द्रता, तापमान यानी टेम्परेचर, आर्द्रता का मतलब क्या होगा दोस्तों, आर्द्रता का तात्पर्य नमी से, ठीक है, नमी के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप होते हैं, ठीक है। ऐसा कहां पर होता है दोस्तों, तो ऐसा होता है वायु राशि के केस में, ठीक है। किस केस में, वायु राशि के केस में दोस्तों ये देखा जा सकता है। वायु राशि का मतलब क्या है, जब दोस्तों हवाएं क्या होती हैं, लंबवत चलती, ठीक है, लंबवत चलती हैं तब दोस्तों ये दिखाई पड़ता है। यही पूछ रहा दोस्तों, भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समरूप होते दिखाई देते हैं, तो ऐसा कहां दिखाई पड़ता है, ये ऊपर जाके क्षैतिज हो जाते हैं। देखिए ऐसे होता है, हवाएं ऐसे जाएंगी ऊपर तो कहां एकदम ऊपर थोड़े जाती रहेंगे, आगे चल के मुड़ेंगे ना तो फिर यहां ये वाला बन जाता, फिर इसी तरह से हवाएं, ये दो चक्र बनता दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा, इसी के बारे में कह रहा है। तो पहले तो ऊपर जाएंगी, लेकिन हम कह रहे हैं चलो हवा ऊपर गई तो जैसे ऊपर जाते हुए क्या करेगी, पृथ्वी से सीधे चीरते हुए बाहर निकल जाएगी, नहीं, वायुमंडल में जाने के बाद फिर वो क्षैतिज हो जाएगी ना। जेट स्ट्रीम तो क्षैतिज बहती है ना, जेट स्ट्रीम खड़ी खड़ी थोड़े चलती, जेट स्ट्रीम तो दोस्तों ऊपरी हवा, आसमानी हवा, वो क्षैतिज चलती है, तो उसके बारे में याद रखें, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़िए। करा कोरियोलिस बल के अन्य नाम है, ठीक है। कोरियोलिस बल को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, पहले तो इसे कहते हैं दोस्तों छद्म बल, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे छद्म बल कहते हैं, इसे कोरियालिस बल कहते हैं, कोरियालिस बल कहते हैं, ठीक है। इसके कई सारे नाम है, ठीक है, एक दो नाम नहीं दोस्तों, ऐसे 3-4 नाम है जो पूछा जाता है। इसे काल्पनिक बल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे काल्पनिक बल भी कहते हैं, इसे जड़त्वीय बल भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जड़त्वीय बल, ठीक है, जड़त्वीय बल भी कहते हैं, इसे घूर्णन बल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा हो रहा है इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों, घूर्णन बल भी कहते हैं। तो ऐसे कई सारे नाम हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा चेक कीजिएगा कि परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है। आगे दे रहा सवाल कि कोरियोलिस बल की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आपने पढ़ा तो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण, पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन करने के कारण कौन सा बल दोस्तों उत्पन्न होता है, याद रखेंगे कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, इसे भी याद रखिएगा। और आगे बढ़िए। कर तरल पदार्थों की द्रव्यमान प्रवाह दर, जो तरल पदार्थ हैं उसका द्रव्यमान प्रवाह दर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसी में कोरियोलिस मीटर का नाम आपने नहीं सुना होगा, आज सुन लीजिए, कोरियालिस मीटर, ठीक है, कोरियालिस मीटर। कभी परीक्षा में दो दोस्तों कि द्रव्यमान प्रवाह की दर जो है, तरल पदार्थों की द्रव्यमान प्रवाह की दर कैसे मापी जाती है, तो क्या बताएंगे, कोरियोलिस मीटर। आप बताइएगा, स्टार लगा लीजिए, मुझे पता है आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं, ठीक है, सुना तो मैंने भी नहीं था, लेकिन जब हम नए नए सवालों को पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो इस तरह की चीजें तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। कह रहा महासागरीय धाराओं की दिशा, ठीक है, किसके बारे में कह रहा है दोस्तों, महासागरीय धाराओं के बारे में कह रहा है। अभी कल ही हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि जो पवन है और जो धाराएं हैं, ये दो चीजें याद रखेगा, ठीक है, ये दोनों क्षैतिज से संबंधित है, किससे संबंधित है, जो पवन का क्षैतिज चलना होता है ये उसी से संबंधित है। कह रहा महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तन में सहायक बल है, ये जितनी भी महासागरीय धाराएं चलती हैं उनका दिशा दोस्तों किस वजह से चेंज होता है, तो सबका कारण एक ही है भाई, चाहे हवा की दिशा चेंज करना हो, चाहे धाराओं की दिशा चेंज करना हो, ठीक है, उन सब का दोस्तों एक ही कारण है, और वो कारण क्या है, कोरियोलिस बल दोस्तों इसका कारण है, ये आप तथ्य याद रखेंगे। कुछ नया नहीं है, केवल प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। कोरियोलिस बल किन पवनों के निर्माण में सहायक है, कह रहा है कोरियोलिस बल दोस्तों जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, किस प्रकार के पवन का निर्माण करता है, तो व्यापारिक पवन, ठीक है, दो तरह के पवन बनाता है, एक तो दोस्तों मानसूनी पवनों का निर्माण करता है, एक मानसूनी पवनों का निर्माण करता है, दूसरा दोस्तों व्यापारिक पवनों का निर्माण करता है। कल वाली क्लास में मैंने डिटेल में आपको दिखाया था, ठीक है, व्यापारिक पवनों का निर्माण करता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उपोष्ण और एक तो उपोष्ण है, एक तो दोस्तों उपध्रुवी है, ठीक है, दोनों जगह हैं, तो दोनों को आप तथ्यों के रूप में याद रखेंगे, ठीक है। कह पवन के कौन से 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पवन के बारे में, हवा के बारे में, कि हवा के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आप अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला होता है प्रचलित पवन,
क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अब नहीं हो सकता नाम सुने हो। दूसरा होता है दोस्तों स्थानीय पवन, ठीक है। प्रचलित पवन मतलब जो पवन प्रचलित रहती है, स्थानीय पवन मतलब जो पवन स्थान विशेष में चलती है। और तीसरी पवन होती है मौसमी पवन। जैसे दोस्तों अगर हम कहते हैं लू चल रही ना, तो लू तो दोस्तों एक मौसम विशेष में चलेगा, ठीक है। ठंडी के टाइम में लू थोड़े मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो मौसम विशेष पवनें होती हैं वो तो 3 वैरायटी होते हैं। आगे जो हम क्लास करेंगे वहां हम पवनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे लगता है आज की क्लास यही समाप्त हो गई, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ई बुक के अलावा दोस्तों किताबें भी लॉन्च की गई हैं। बहुत मेहनत से हम लोगों ने किताबें तैयार किया है। आप जुड़िए हमारे साथ, इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत शानदार मैटर है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, कोई जानकारी चाहिए तो ले सकते हैं। बैच जो नए नए लॉन्च किए जा रहे हैं दोस्तों उससे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत कम प्राइस में बैच लॉन्च हो रहे हैं, एक बार इंक्वायरी कीजिएगा फिर आपको लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो चीजें यहाँ पढ़ाई जाती है ना बहुत विधिवत पढ़ाई जाती है, उसके बाहर कोई चीज आनी नहीं है, ठीक है। तो सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।